Hello students, I welcome all of you on my YouTube channel Education Highway. Today we are going to read the lesson The Heritage of India written by A.L. Basham. This lesson is related to 12th class UP board. The writer of this lesson is a very famous British historian and learned scholar. He came to India in 1985 and visited many places here. He was fascinated by Indian culture. He was a great admirer of Indian customs and traditions. He suffered from cancer and died in Kolkata on January 27, 1986. इस लेसन में जो लेखक हमें बताता है कि प्राचीन हिंदू संस्कृत ने सदा दूसरी संस्कृतियों के अच्छे विचार बिंदु लेकर उन्हें अपने में समा लिया है। ये हमारे संस्कृत की विशेषता रही है कि हम अच्छी चीज़ों को किसी भी संस्कृत की हो, किसी भी कल्चर की हो, किसी भी देश की हो, हम उसको अपने में समाहित कर लेते हैं, उसको अपना लेते हैं। अच्छी चीज़ों को हमेशा ग्रहण कर लेना चाहिए, वो चाहे जहाँ से मिल रही हो। आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे भारत देश का संविधान जो है वो लिखित संविधान है और पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। तो क्या ये एक दिन में बना? नहीं। संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाने से पहले 60 देशों का संविधान रीड किया। इसके बाद हर देश से जो जो अच्छी चीज़ें मिली उनको स्वीकार किया। बासम जी ने बताया कि हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृत अपने विशेष सद्गुणों को संभाल कर रखे हुए है। यद्यपि हमारे हिंदू संस्कृत में, भारतीय संस्कृत में कई सारी संस्कृतियों का समावेश हुआ और वो आईं, इनको प्रभावित किया, पर अपनी मूल रूप को आज तक हमारी संस्कृत ने बना के रखा, उसको नहीं खोया। इस विशेषता को इस पाठ में हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस व्हाट एवर देयर क्रीड who do not look back with pride on their ancient culture. The writer says here, very few Indian may be in India, those who has not pride for their ancient culture. बहुत कम ही लोग अब भारत देश में बचे होंगे जिनको अपनी प्राचीन संस्कृत पर, प्राचीन विरासत पर अभिमान न हो, घमंड न हो, नाज न हो। बहुत कम ही लोग ऐसे अब देश में बचे होंगे। देयर आर फ्यू इंडियंस व्हाट एवर देयर क्रीड हु डू नॉट लुक बैक विथ प्राइड ऑन देयर एंशियंट कल्चर, जो अपनी प्राचीन संस्कृत को एक घमंड के साथ, एक स्वाभिमान के साथ, एक विशेषता के साथ न देखते हों। अर्थात हमारी संस्कृत जो है, प्राचीन संस्कृत जो है, बड़ी गरिमामयी रही है और भारत में अब कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो शायद अपनी उस गरिमामयी संस्कृत को गर्व से न देखते होंगे। फिर लेखक कहता है, एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस who are not willing to sacrifice some of its effect elements so that India may develop and progress. लेखक कहता है कि शायद ही कोई ऐसे बुद्धिमान भारतीय होंगे जो अपनी दुर्बलताओं का बलिदान करने को तैयार ना हों, जो अपनी दुर्बलताओं का बलिदान करने को तैयार ना हो। देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट्स, बहुत कम ही बुद्धिमान होंगे, इंडियंस भारत में, हु आर नॉट विलिंग, जो इच्छा न कर रहे हों, टू सेक्रीफाइस सम ऑफ इट्स इफेक्ट एलिमेंट्स, अपनी दुर्बल तत्वों को सेक्रीफाइस करने की इच्छा न करते हों, ताकि सो दैट, ताकि इंडिया में डेवलप एंड प्रोग्रेस, ताकि भारत विकसित हो सके, प्रगति कर सके। ऐसे कुछ ही भारतीय होंगे जो अपनी रूढ़िवादिता को त्यागने को तैयार ना हो, ऐसा लेखक ने अनुमान जताया। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली कैसे विकास हो सके भारत देश का? राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में
अनेक कठिन समस्याओं का सामना आज हमारा देश कर रहा है। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी। राजनीति क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में भारत देश को अनेक राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एंड नो वन कैन फोरकास्ट हर फ्यूचर। भारत के लिए हर यूज हुआ है, देखिएगा यहाँ पे प्रोनाउन जो है वो हर यूज हुआ है। भारत माता के फ्यूचर के बारे में कोई एक निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकता है विथ एनी सर्टेनिटी, अर्थात कोई निश्चित भविष्यवाणी भारत माता के भविष्य को लेकर के नहीं की जा सकती है, क्योंकि भारत अनेक राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। ये तब की बात है जब देश आज़ाद हुआ था। बट इट इज़ सेफ टू प्रेडिक्ट दैट, लेकिन विश्वास रूप से यह भविष्यवाणी की जा सकती है। बट इट इज़ सेफ टू प्रेडिक्ट दैट, क्या भविष्यवाणी की जा सकती है? व्हाट एवर द फ्यूचर में बी, भविष्य कुछ भी हो भारत देश का, ये भारत माता का भविष्य कुछ भी हो, इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशन विल नॉट बी अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज ऑफ यूरोपियंस। भारतीय आने वाली पीढ़ी जो है वह भविष्य में चाहे कुछ भी हो, आने वाली पीढ़ी भारतीय यूरोपवासियों के नकल करने वाली नहीं होगी। भारतीय यूरोपवासियों की थोथी तथा बिना सोचे समझे नकल करने वाली पीढ़ी नहीं होगी। इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशन, भारत में आने वाली पीढ़ी, विल नॉट बी अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज ऑफ यूरोपियंस बट विल बी मैन रूटेड, लेकिन वो ऐसे आदमी होंगे, भारत की आने वाली जनरेशन ऐसी होगी जो वेल रूटेड होगी, अर्थात दृढ़ निश्चयी होगी। किसमें वेल रूटेड होगी? एंड अवेयर ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ दियर कल्चर, अपनी संस्कृत परंपरा को दृढ़ता से पकड़े हुए होगी आने वाली जनरेशन, और उसको आगे बढ़ाने वाले होगी, उसकी कंटिन्यूटी को फ्यूचर में ले जाने वाली होगी। ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस, केवल आज़ादी के 7 साल बाद ही द एक्सट्रीम्स ऑफ नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन, जो सबसे पहले ये जान लेते हैं, सेल्फ डेनिग्रेशन मीन्स होता है आत्मनिंदा करना, अपने आप को बुरा भला कहना। तो राइटर कहता है सेल्फ डेनिग्रेशन एंड फेनेटिकल कल्चरल चिवेनिज्म आर डिसअपेयरिंग। लेखक कहता है कि आज़ादी के 7 साल के अंदर ही अपने आप को गड़बड़ कहना, भला बुरा कहना, या अपनी आदत को, अपनी कल्चर को किसी के ऊपर ज़बरदस्ती लाद देना, ये चीज़ डिसअपेयरिंग हो रही है, गायब हो रही है, ख़त्म हो रही है। इस प्रवृत्ति से धीरे धीरे छुटकारा मिल रहा है। अब कोई किसी को ज़बरदस्ती अपनी भावनाओं को नहीं देता है, अपनी सभ्यताओं को नहीं लाता है, और अपने आप को बुरा भला कहने की प्रवृत्ति अदृश्य हो रही है। आगे देखते हैं। वी बिलीव, लेखक कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ, हम विश्वास करते हैं। क्या? द हिंदू सिविलाइजेशन इज इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट्स मोस्ट स्पेक्टेकुलर फीट ऑफ सिंथेसिस। हम विश्वास करते हैं, क्या विश्वास करते हैं? कि हिंदू सभ्यता, हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू सभ्यता संश्लेषण के सबसे उत्कृष्ट चमत्कार को प्रदर्शित कर रही होगी। ऐसे समझिए कि हिंदू सभ्यता सिंथेसिस करने के कार्य को उच्च स्तर पे कर रही होगी, जोड़ने के कार्य को अच्छा कर रही होगी, एक बना के रखने के कार्य को अच्छा कर रही होगी। इन द पास्ट, भूतकाल की बात करते हैं। इन द पास्ट इट हैज़ रिसीव्ड, एडाप्टेड एंड डाइजेस्टेड। भारतीय कल्चर ने रिसीव किया, क्या रिसीव किया? और एडाप्ट किया, उसको स्वीकार किया, रिसीव किया और स्वीकार किया। क्या?
एलिमेंट्स ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर्स, बहुत सारी संस्कृतियों के तत्वों को रिसीव किया और स्वीकार किया। उसमें नाम आता है इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामियन, इरानियन, ग्रीक, रोमन और इसके बाद सीथियन, साथ में तुर्की, पेरिस एंड अरब। इतनी सारी कल्चर्स भारत देश में आईं। इसको भारतीय कल्चर ने स्वीकार किया, अडाप्ट किया, इससे प्रभावित हुई और इसी में सब समा गई। विथ ईच न्यू इन्फ्लुएंस इट हैज़ समव्हाट चेंज्ड। प्रत्येक नए प्रभाव के साथ भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में कुछ परिवर्तन हुआ, क्योंकि जब कोई नई कल्चर देश में आती है, उसका शासन होता है, तो ज़रूर उसका प्रभाव होता है। मुग़ल काल में बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ, ऐसे कोई अंग्रेज काल में बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई भारतीय कल्चर। लेकिन लेखक कहता है कि इट हैज़ समव्हाट चेंज्ड, थोड़ा प्रभावित हुई। नाउ इट विल ऑन द वे टू एसिमिलेटिंग द कल्चर ऑफ वेस्ट। और आज की डेट में हमारी भारतीय संस्कृति किससे प्रभावित है? एसिमिलेटिंग मतलब उसमें मिल रही है, प्रभावित है पश्चिमी देशों की कल्चर से। आज की जो कल्चर है वो हमारी ज़्यादा प्रभावित है, उससे बदल रही है। हिंदू सिविलाइजेशन विल बी बिलीव्ड। भारतीय कल्चर, हिंदू सिविलाइजेशन हम विश्वास करते हैं। क्या विश्वास करते हैं? वी बिलीव रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, अपनी लगातारता को, अपनी कंटिन्यूटी को, अपने भविष्य को बनाए रखेगी। भगवद गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन। भगवद गीता हमेशा कर्मयोगियों को कर्म करने का उपदेश देती रहेगी। जो एक्शन में विश्वास करते हैं उनको हमेशा प्रेरित करती रहेगी। ऐसा लेखक मान के चलता है कि भगवद गीता विल इंस्पायर ऑल टाइम टू द मैन ऑफ एक्शन, दोज हु बिलीव इन एक्शन, एंड द उपनिषद men of thoughts, and those who wants to be scholar, Upanishad will inspire to them. Upanishad is the ocean of thought, is the ocean of knowledge that inspire to the wise man, those who want to be wise. Next, the change and graciousness of the Indian वे ऑफ लाइफ विल बी। परिवर्तन और इसकी ग्रेसियसनेस, इसकी सुंदरता, वो भारतीय जीवन को हमेशा बदलती रहेगी, हमेशा आगे बढ़ाती रहेगी। भगवद गीता, उपनिषद ये भारतीय जीवन दर्शन को आगे हमेशा बढ़ाते रहेंगे। अर्थात भारतीय जीवन पद्धति का आकर्षण व सभ्यता बनी रहेगी। फिर देखते हैं, कंटिन्यू नेवर मच अफेक्टेड इट मे बी बाई द लेबर सेविंग डिवाइसेस ऑफ द वेस्ट। चाहे जितना इस पर पश्चिम देश के श्रम बचत करने वाली युक्तियों का प्रभाव पड़े, पर भारतीय संस्कृति अपनी विशालता को, अपनी सभ्यता को बनाए रखेगी, ऐसा लेखक का विश्वास है। लेबर सेविंग डिवाइसेस ऑफ द वेस्ट, भले मशीनीकरण युग हो जाए, सब कुछ रोबोट से होने लगे, लेकिन कल्चर हमारी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि भगवद गीता है, उपनिषद हैं, ये हमेशा उपदेश देते रहेंगे। पीपल विल स्टिल लव द टेल्स ऑफ हीरोज ऑफ महाभारता। लोग हमेशा महाभारत के नायकों को प्रेम करते रहेंगे, नायक नायिकाओं को प्रेम करते रहेंगे, एंड रामायण के नायक को प्रेम करते रहेंगे। महाभारत में कितने नायक हैं? 5 और 1 6, 5 पांडव और 1 भगवान कृष्ण। रामायण का मुख्य नायक श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। तो लोग आने वाली जनरेशन में हमेशा इनके नायकों को लोग प्रेम करते रहेंगे, ऐसा लेखक ने कहा। एंड द लव्स ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला, दुष्यंत और शकुंतला की कहानी को भी लोग सुनते रहेंगे, प्रेम करते रहेंगे। एंड पुरुरवाज एंड उर्वशी,
पुरुरवा और उर्वशी की कहानी को भी लोग हमेशा उसी चाव से सुनेंगे। उन प्रेम कथाओं को लोग चाहते रहेंगे, प्रेम करते रहेंगे। द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस विच हैज़ एट ऑल टाइम्स परवाडेड इंडियन लाइफ। हमेशा एक शांत और सात्विक प्रसन्नता। द क्वाइट एंड जेंटिल हैप्पीनेस, क्वाइट मीन्स शांत, जेंटिल हैप्पीनेस सात्विक प्रसन्नता, which हैज़ ऑल टाइम्स जो हमेशा हर समय, परवाडेड इंडियन लाइफ जिसने हमेशा भारतीय जीवन को पल्लवित रखा हो, हर युग में पल्लवित रखा हो, आगे बढ़ाया हो। where oppressions, disease and poverty हैव नॉट ओवर क्लाउडेड, जिसके ऊपर अत्याचार, बीमारी, निर्धनता, अत्याचार ऑपरेशंस, डिजीज बीमारी, पावर्टी गरीबी, जिसके ऊपर इनका प्रभाव न पड़ा हो, यह काम हमेशा जारी रहेगा। अर्थात शांति और सात्विक प्रसन्नता हमेशा हमारे देश में बनी रहेगी। हमारे देश में गरीबी, बीमारी या अत्याचार इसको कभी भी ख़त्म नहीं कर पाएगा। और देखते हैं, इट विल श्योरली नॉट वेनिश बिफोर द मोर हेटिक वेज ऑफ द वेस्ट। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पश्चिम की उत्तेजक प्रवृत्तियों के प्रभाव में निश्चित रूप से कभी नष्ट नहीं होगी। इट विल श्योरली नॉट वेनिश्ड, यह निश्चय है कि कभी वेनिश नहीं होगी, गायब नहीं होगी। बिफोर, बिफोर मीन्स के सामने, पहले नहीं, के सामने। द मोर हेटिक वेज ऑफ वेस्ट, वेस्ट कंट्रीज में हमेशा नई नई मशीनों का निर्माण होता है। तो लेखक कहता है हेटिक वेज ऑफ वेस्ट मतलब श्रम बचाने वाली युक्तियों से या युक्तियों के सामने ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। फिर आगे देखते हैं, मच दैट वाज यूजलेस इन एंशियंट इंडिया। भारत में प्राचीन काल में जो बहुत कुछ यूजलेस था, अनुपयोगी था, किसी लायक नहीं था, वो क्या हुआ, हैज़ ऑलरेडी फेरिश्ड, वो ऑलरेडी फेरिश्ड हो चुका है, गायब हो चुका है, लोग उसको छोड़ चुके हैं। द एक्स्ट्रावैगेंट एंड बार्बरस हेकोटम्स ऑफ द वैदिक एज, जो एक्स्ट्रावैगेंट कह सकते हैं, अत्यधिक खर्चीली भी कह सकते हैं, या अत्यधिक बर्बर बलियों, बलि मतलब बलि प्रथा, ठीक है, किसी की कुर्बानी देना। तो लेखक कहता है जो वैदिक युग की बलि देने वाली प्रथा थी, अत्यधिक बर्बर प्रथा उसको बोला है लेखक ने यहाँ पर। बार्बरस, बार्बरस मीन्स भयंकर, बर्बर, ठीक है, जिसमें कल्चर, जिसमें कोई दया धर्म न हो। हेकोटम्स ऑफ वैदिक एज, जो वैदिक एज से बहुत लॉन्ग समय से चली आ रही थी। सिंस बीन फॉरगॉटेन, ये बहुत पहले ही भुलाई जा चुकी है। अब उस असभ्यता से हम बाहर निकल आए हैं। फिर देखते हैं, दो एनिमल सेक्रीफाइस कंटिन्यूज इन सम सेट्स, यद्यप किसी किसी क्षेत्र में पशुओं की बलि अभी भी जारी है। पहले लोग नर बलि तक दे देते थे, मनुष्यों की बलि चढ़ा देते थे, बालिकाओं की, बालकों की बलि चढ़ा देते थे, जो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी है। और लेखक कहता है कि देश के कई ऐसे भाग हैं अभी भी जहां पर पशु बलि अभी भी जारी है। फिर देखते हैं, विडोज हैव लॉन्ग सीज्ड टू बी बर्न्ड ऑन, विडोज हैव लॉन्ग सीज्ड टू बी बर्न्ड ऑन दियर हस्बैंड्स प्रे, विधवाओं को उनके पतियों के चिता पर सती प्रथा व्यवस्था को के कारण जलाने की व्यवस्था को ख़त्म किया जा चुका है। अब महिलाओं को उनकी पति की चिता पर जबरदस्ती नहीं जलाया जाता है। गर्ल्स मे नॉट बाई लॉ बी मैरिड इन चाइल्डहुड, कानून बन चुका है भारत देश में कि बालिका विवाह बहुत ही बाल्यावस्था में नहीं होगा। एक बाल विवाह प्रथा पर रोक लगाई जा चुकी है। मैरिज की एक एज निर्धारित कर दी गई है।
जो बालिकाओं के लिए 18 साल और बालकों के लिए 21 साल होना अनिवार्य है। गर्ल्स मे नॉट बाई लॉ बी मैरिड इन द चाइल्डहुड। और लेखक कहता है भारत में क्या क्या परिवर्तन हुआ। इन बसेज एंड ट्रेन्स ऑल ओवर इंडिया, बसों में ट्रेनों में पूरे भारतवर्ष में, ब्राह्मण्स रब सोल्जर्स विथ, ब्राह्मण कास्ट के लोग अपना सोल्जर्स रब करते हैं अर्थात साथ में चलते हैं, विद द लोएस्ट कार्ड विदाउट कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रेट पॉल्यूशन, बिना किसी भयानक बीमारी की चिंता किए उच्च जाति के लोग बसों में ट्रेनों में भारत देश में अब साथ साथ चलने लगे हैं, छुआछूत कम हुआ है। एंड द टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल, और मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया गया है बाई लॉ, कानूनन संवैधानिक रूप से मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया गया है। कास्ट इज वेनिशिंग, कास्ट प्रथा जो है वो बेनिश हो रही है, गायब हो रही है। द प्रोसेस बिगेन लॉन्ग एगो, जाति प्रथा खत्म होने का प्रोसेस बहुत पहले से शुरू हो गया है। बट इट्स पेस इज नाउ सो रैपिड, लेकिन अब ये बहुत रफ्तार से ख़त्म हो रही है। दैट द मोर ऑब्जेक्शनेबल फीचर्स ऑफ कास्ट मे हैव डिसअपियर्ड विथिन, लेखक कहता है कि बहुत ज़्यादा जो जातीय व्यवस्था है वो डिसअपियर्ड हो जाएगी विथिन आ जनरेशन आर सो, 1-2 जनरेशन में ये ख़त्म हो जाएगी, ऐसा उस समय लेखक का अनुमान था। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज अडाप्टिंग इटसेल्फ टू द प्रेजेंट डे कंडीशंस, प्राचीन भारतीय व्यवस्था, प्राचीन भारतीय पारिवारिक व्यवस्था आज की युग के अनुसार अपने आप को ढाल रही है, आज की व्यवस्था को स्वीकार कर रही है। इन फैक्ट, अगर वास्तव में तथ्यों पर जाते हैं, इन सब का अध्ययन करते हैं, द होल फेस इंडिया ऑफ इंडिया इज अल्टरिंग, भारत का पूरा चेहरा, भारत का पूरा रहन सहन अल्टरिंग हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंजिंग। बट द कल्चर ट्रेडिशन कंटिन्यूज, बट आवर कल्चर आवर ट्रेडिशन इज कंटिन्यूज, ऑल्दो वी आर चेंजिंग according to the word, according to the need of present generation, but our tradition, our culture is the same. We have not forget who we was, हम कौन थे, but the culture and tradition continues and it will never be lost, और ये कभी ख़त्म भी नहीं होगा। हमारी कल्चर, हमारी ट्रेडिशन हमेशा बनी रहेगी। हम दिवाली, होली, त्यौहार, दशहरा, रामनवमी, जन्म कृष्णाष्टमी और जो भी हमारे देश के त्यौहार हैं, ईद है वगैरह है, सब हम मनाते रहेंगे। ये हमारी कल्चर है, ये हमारी ट्रेडिशन है। छोटे बड़े का विचार, भाई बहन के बीच में प्यार, पारिवारिक व्यवस्था, ये सब हमारा बना रहेगा। यद्यपि हम आधुनिक हो रहे हैं, आदमी बाहर से नया है पर अंदर से पुराना है, जैसा कहा गया वो सच है कि मॉडर्निटी चाहे जितना आ जाए, हमें पसंद अपनी प्राचीन कल्चर ही आती है, प्राचीन व्यवस्था ही आती है। थैंक्स स्टूडेंट, ये आपका लेसन ख़त्म होता है और ये प्रोज सेक्शन का आखिरी लेसन था, आखिरी चैप्टर था। इसको आप अच्छे से पढ़ें। कोई भी अगर आपको प्रश्न हो, कोई भी और हमसे सहायता चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उस पर विचार करके आपकी वो सहायता की जाएगी। आप वीडियो को पढ़ें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।